हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप लोग? 1 सेकेंड, जरा सा मैं इधर कर लूं। क्या हाल चाल है बच्चों? कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज भाई सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप सभी आज के इस सेशन को एंजॉय करें, लास्ट तक क्लास को देखिए। रियली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मजा भी आएगा। आज जो मैं कुछ आपको बताने वाला हूं, कोई सी भी बोर्ड की परीक्षा हो, क्लास 12th हो, 10th हो, 11th हो, हर जगह पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली हर जगह पर ये पूछे जाते हैं। मैं ये कहूं तो हिंदी व्याकरण का ये जड़ होता है। क्या होता है? जड़ होता है बच्चों। आइए वर्ण विचार को पढ़ने के बाद हम आज करने जा रहे हैं स्टडी किसके? शब्द विचार की, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बच्चों एटिमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी। ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा इधर। इसको हम लोग कहते हैं एटिमोलॉजी। अंग्रेजी में शब्द विचार को। शब्द पर विचार करने की समय आ गया है भाई। शब्दों पर विचार करना जरूरी है ना। चलिए फटाफट से सारे कोई प्लीज। चलिए आज हम बात करेंगे और आपको आज जबरदस्त चीज बताने वाला है, ट्रिक, तत्सम और तद्भव के भी। तो अंत तक जरूर क्लास में रहिएगा और आज का सेशन का एंजॉय कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम चर्चा करते हैं कि शब्द क्या होता है। सबसे पहला हमारा ये सवाल बनता है सर कि शब्द क्या होता है। तो शब्द पे सबसे पहला हमारा सवाल होगा, मैं ये कहूं कि आपने वर्ण पढ़ा, वर्ण के बारे में तो आप पढ़े ही हो। आवाज जा रहा है ना सब कुछ? यस। वर्ण के बारे में आप जानते हैं। वर्ण जैसे हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई हमारा क्या होता है भाई? कोशिका। उसी प्रकार से है ना, ध्वनि भी एक सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका अवखंड या टुकड़ा नहीं होता है, उसको बच्चों हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? वर्ण कहते हैं। और वो वर्ण मिल करके शब्द बनाते हैं। वो वर्ण मिल करके क्या बनाते हैं बच्चों? शब्द बनाते हैं। मैं ये कहूं कि जिस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं मिल करके एक टिश्यू का निर्माण करती है, उत्तक का निर्माण करती है, उसी प्रकार से वर्ण भी मिल करके शब्द बनाते हैं। यानी कि मैं ये कहूं तो ये कह सकता हूं कि वर्णों के मेल को शब्द कहेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, वर्णों के सार्थक मेल जरूर कहेंगे। यहां पर सार्थक मेल को, जिसका अर्थ जरूर हो। ठीक है ना। हिंदी व्याकरण के अंदर निरर्थक का कोई मतलब नहीं होता है। अतः यह कहना हमें अनिवार्य पड़ जाएगा कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? सार्थक शब्द का मतलब हो जाता है अर्थ सहित, जिसका अर्थ हो अर्थ सहित। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे में हम अगर बात करते हैं, अगर हमारे पास एक वर्ण है क, एक वर्ण है म, एक वर्ण है ल, अगर मैं इनको मिला देता हूं तो बन जाता है कमल। क्या बन जाता है? कमल। तो हम कहेंगे कमल एक हमारा शब्द कहलाएगा। कमल हमारा शब्द कहलाएगा। लेकिन इससे पहले ये वर्ण के रूप में अलग अलग था। क वर्ण, म वर्ण और ल वर्ण आपस में मिले तो क्या बने बच्चों? कमल बन गया। तो ये हमारा शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। मैं उसी तरह से अगर बात करता हूं, जैसे आप देख सकते हो यहां पर वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एकदम जोश के साथ एक्टिवेट रहो, एकदम पॉजिटिव कैटलिस्ट बनो। ठीक है ना। मैं क्या बताया? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो राम, श्याम, पटना, मैं, आप, वह आदि, फलना चिलना, दुनिया जहान, बहुत सारा एग्जाम्पल है। बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका। किसका? इसका, शब्द का। मैं आशा करता हूं आपको शब्द समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? एकदम अंत तक देखना। आज पक्का हंसा के नहीं घर वापस भेजा आपको। अभी तो घर पे ही हो, पर रिटर्निंग आपको जो अभी तो पढ़ाई में क्लासरूम में हो ना, फिर वापस हंसते हंसते जाओगे, क्योंकि आज आपका बहुत सारा चीज कंप्लीट होने वाला है। एक एक बूंद बूंद तालाब भरता है, आपको पता है ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। आपका गुल्लक एक एक का सिक्का डालते डालते एक दिन बहुत भर जाता है उसमें सिक्का। वैसे ही हम लोग एक एक अंकों की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा करना है तो हर एक बारी की चीजों पर ध्यान देना होगा। अब आइए बच्चों, मैं बात करता हूं कि सर ये शब्द है, ये क्या है? शब्द है। जरा गौर फरमाना, ध्यान देना यहां पर। ये तो शब्द है, जी हां शब्द है। लेकिन मैं ये बोलूं कि राम
घर जाता है। राम घर, अक्षर समझ में आ रहा है ना मेरा? राम घर जाता है, इसका मतलब ये तो अभी एक वाक्य हो गया। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। यही तो समझना है। तो वाक्य भी हम पढ़ाएंगे आपको, पर यहां आज हम शब्द की बात करेंगे। लेकिन बताते बताते बात जब आ गई तो बताना पड़ गया कि वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनता है, और शब्द जब मिलेंगे बच्चों तो वाक्य बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जब मैं एक बात करूं कि ये तो वाक्य हो गया सर, अच्छा इसमें राम क्या कहलाएगा? बच्चों याद रखना, कभी भी जब ये अकेले है ना, राम श्याम पटना दुनिया जहान कुछ भी, तो वो शब्द है। लेकिन जब कोई शब्द वाक्य में इस्तेमाल हो जाए तो वो शब्द नहीं रह जाता है, वो पद कहलाता है। जी हां, वो क्या कहलाता है बच्चों? पद कहलाता है। समझ गए बच्चों? क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ध्यान रखना, जब कोई भी वाक्य, सॉरी कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में इस्तेमाल हो जाता है ना, उसका वाक्य में हम प्रयोग कर लेते हैं, तो वो हमारा पद कहलाता है। जी हां, पद कहलाता है, ध्यान रखना। तो ये सब पद है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कि बच्चों घर क्या है, तो सर जी ये तो शब्द है। घर क्या है? शब्द है। लेकिन मैं ये पूछूं कि राम घर जाता है, इस वाक्य में घर क्या है, तो इस वाक्य में इस घर को हम शब्द नहीं कहेंगे। दिस इज कॉल्ड पद। जी हां, पद कहलाएगा। ये भी जाना, ये भी पद है। राम भी पद है। मैं ये बोलूं ज्योति खेल रही है, सीता दौड़ रही है ना, राम हंस रहा है, विकास घर जा रहा है, इन सब में अगर मैं एक एक शब्दों की बात करूं तो वो शब्द नहीं, वो पद कहलाएगा। किसी वाक्य में अगर हम बात करते हैं, किसी वाक्य में कोई प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अंत तक रहिए और एंजॉय कीजिए सेशन का। और जो बात हो कि सर ये पद है, फिर हम कैसे पहचानेंगे कौन कौन सा पद है? अरे भाई, राम घर जाता है में राम क्या है? करता है, तो इसको हम कर्ता पद कहेंगे ना सर जी। ये बात, जी हाँ यही बात। घर क्या है? ये तो कर्म है सर जी। अरे तो ये कर्म पद कहलाएगा, क्या दिक्कत है? टेंशन का है। जाना तो क्रिया है सर, तो ये क्रियापद कह दो ना, लेकिन पद ही कहना, शब्द मत कहना। शब्द कब कहेंगे? जब वो अकेले हो, किसी वाक्य में प्रयुक्त ना हो। अर्थात अगर पद की परिभाषा आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहना कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है ना, तब वो पद कहलाता है। यानी किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, जरा गौर कर लेना। लिख देता हूं, बच्चे अपना नोट्स बना लेना। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? पद कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं आसानी से, जैसे में अगर मैं ये लिखूं कि अनु घर जाता है, तो ये कर्ता हो गया। अब ये मत सोचना सर जाती है होगा, तो मैं अनु दिख रहा हूं ना यहाँ पे लड़का में, कर्ता पद और ये कर्म पद। आप कुछ भी एग्जांपल लेना, मैं हंसने के लिए ऐसे ही ले लिया हूं। जाना क्या हो जाएगा बच्चों? क्रियापद। अब ये तो मैं जानता हूं, विश्वास भी है कि आपको ये पता होगा। समझ गए बच्चों? समझ गए? कोई प्रॉब्लम है जरा बता देंगे सारे स्टूडेंट। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। चलो बच्चों आगे की तरफ चलते हैं हम। अब हम चलते हैं, इसका बंटवारा करेंगे, इसका भेद देखेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों को जो भेद होते हैं बच्चों, शब्दों के जो भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ड्स जो होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। हम बांटते हैं इसको अलग अलग आधार पर। बांटने के लिए भी पैटर्न बना लिए। अर्थ के आधार पर अलग बांटेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर अलग बांटेंगे, उत्पत्ति के आधार पर अलग बांटेंगे, और रूपांतर के आधार पर अलग अलग बांटेंगे।
है ना। तो सबसे पहले हम बांटते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ आप समझते हो, जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसके अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से चलो दो चीज हो सकता है, दो चीज हो सकता है, या तो वो कोई अर्थ देगा, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। यही ना मीनिंग हो सकता है स्टूडेंट, यही ना मीनिंग हो सकता है कि या तो इसका कोई अर्थ होगा अथवा नहीं होगा। अगर उसका अर्थ होता है तो हम उसको कहते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जिसका अर्थ होगा वो सार्थक शब्द कहलाएगा, और जो बिना अर्थ का होता है उसको हम कहते हैं निरर्थक। निरर्थक का मतलब निहधन अर्थक, निह मतलब नहीं होता है, अर्थक मतलब अर्थ। जिसका कोई अर्थ ही ना हो बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, निरर्थक, यानी मीनिंगलेस वर्ड। ये मीनिंगफुल वर्ड कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मीनिंगलेस वर्ड। हम हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, मैं जैसे ये बोलता हूं डेली, प्रतिदिन हम लोग, हम, आप, आपके परिवार, हमारी परिवार, पूरी दुनिया प्रतिदिन इन दोनों वर्डों का इस्तेमाल करती है। आपकी मम्मी बोलती है समय पे पढ़ने नहीं बैठोगे तो कहेगी अरे पढ़ाई उढ़ाई नहीं करता है लड़का, बिगड़ के माटी हो गया है। पढ़ाई उढ़ाई दोनों बात बोलती है, पढ़ाई उढ़ाई। आपके पापा बोलते हैं मम्मी से अरे खाना वाना लाइए जी, खाना वाना लाइए। आप बोलते हैं मम्मी रोटी वोटी है, कुछ बात उठ है क्या खाने के लिए, जरा पानी वानी लाओ तो, चाय वाय बनाओ तो। ये सब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, रोटी वोटी। रोटी तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ वोटी भी बोल देते हैं। पानी तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ वानी भी बोल देते हैं, पानी वानी लाओ, है ना, लोटा ओटा दो। तो ये जो शब्द होते हैं बच्चों ये डेली हम लोग यूज करते हैं। मम्मी बोलेगी पढ़ाई उड़ाई नहीं करता है, बिगड़ के माटी हो गया है, इस तरह का वर्ड। आप बोलते हो मम्मी क्या यार पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई उड़ाई करते रहो, क्या है ये सब। नहीं नहीं बोलते, मुझे पता है आप सब आदर्श हो। तो बच्चों इनमें आप देखो ना दोनों तरह के शब्द दिख रहे हैं, एक का तो मीनिंग निकल रहा है, अपना अपना इसका निजी अर्थ होता है। रोटी का अपना निजी अर्थ है, पर वोटी का क्या अर्थ है भैया। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये हमारा सार्थक कहलाएगा, बिकॉज इसका अर्थ है और इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, निरर्थक। तो फिर सब जब बिना अर्थ का है तो इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चों, इस्तेमाल इसको सुंदर लगने के लिए कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक वर्ड के बिना दूसरा भी अधूरा हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर देते हैं। हालांकि नोट कर लेना, दिमाग में इस बात को रख लेना कि हिंदी व्याकरण के अंदर निरर्थक शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं होता। अकेला में, अकेला में सिंगल केवल निरर्थक का कभी इस्तेमाल नहीं होता बच्चों। आप मम्मी से और मैं मम्मी से ये नहीं बोलता कि मम्मी वोटी लाओ ना, वोटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ ये बोलेंगे जरा रोटी वोटी दो ना, रोटी के साथ वोटी भले बोलेंगे। यानी कि जब भी आप निरर्थक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो भैया ध्यान रखना, जब भी इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो साथ ही साथ सार्थक को रखना अनिवार्य है, कंपलसरी है। बिना सार्थक का निरर्थक चलने वाला है नहीं, इसकी कोई महत्व नहीं होगा बिना सार्थक का। समझ पा रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए सार्थक के साथ पानी वानी, पानी हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, सार्थक शब्द कहलाएगा, और वानी क्या कहलाएगा, निरर्थक शब्द कहलाएगा। चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, अगला अगला हमारा होता है बच्चों रचना के आधार पर, जिसको हम ये कहते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थात बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर हम शब्दों को कितने वर्गों में कैटेगराइज करते हैं, 3 भागों में, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द एंड योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है, वो शब्द जिसका खंड करोगे ना तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। रूढ़ शब्द का तो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, लेकिन जब इसका खंड करोगे ना, खंड का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसका जो खंड होता है बच्चों उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैं ये बोलूं नाक, मैं बोल दिया नाक, नाक का तो अपना निजी अर्थ है कि नाक मतलब ये वाला नाक है, पर मैं इसको खंडित कर दूं तो मिलेगा ना और क। अब इसमें ना और क का कोई अर्थ नहीं है। मैं बोल दिया कान, कान, तो कान का तो भैया अपना निजी अर्थ है, पर इसको खंडित कर दो, तोड़ दो तो का और ना मिलेगा, जो कि इसका कोई अर्थ नहीं है। का कोई अर्थ नहीं है, ना का कोई अर्थ नहीं है। मैं बोल दिया जल, जल का तो अपना अर्थ होता है,
लेकिन ज और ल अलग अलग कर दो, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इन तरह के शब्दों को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे बच्चों? रूढ़ शब्द। ध्यान रखिएगा, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसके खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी आपसे अगर ये पूछूं मैं कि क्या रूढ़ शब्द सार्थक खंडों से मिला होता है? नहीं सर, सार्थक खंड नहीं होते हैं। खंड जो होते हैं उसका निरर्थक होते हैं, और ये दोनों मिल करके भले ही सार्थक बन जाते हैं फाइनली शब्द को। समझ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। अगला बात आता है यौगिक। यौगिक शब्द ये क्या कहते हैं? इसका नाम ही है यौगिक, योगों से मिलकर के बना होता है। योग मतलब जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ना। ये कहीं ना कहीं जुड़ करके बना होता है। किससे जुड़ करके? तो ये दो शब्दों से मिलकर के जुड़ा होता है ना। इसके जो खंड होंगे ना, वो खंडों के जो शब्द होंगे उनका अर्थ होता है, उसका जो है बच्चों अर्थ होता है, वो सार्थक होता है, वो सार्थक होता है, वो सार्थक होता है। जैसे मैं ये पूछूं आपसे, देवालय, देवालय, आप देखो देव आलय, इसको तोड़ो ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। देव प्लस आलय, देवधन आलय, देवालय बना। तो देव का भी अपना अर्थ निकलता है और आलय मतलब भी घर होता है, आलय का भी अर्थ निकल गया। तो भैया जब दोनों का अर्थ निकल जाए ना, तो समझ जाना कि वो फाइनली क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ जाना। समझ गए? कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो आसानी से? अगर मैं ये बोलूं स्वदेश, स्वदेश, स्वदेश कौन सा शब्द कहलाएगा सर? अरे ये तो सर जी यौगिक होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि सर जी ये तो स्व और देश है इसमें ना। स्व और देश, स्व का मतलब होता है अपना और देश का मतलब तो देश, अपना देश। तो बच्चों ये भी हमारा क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द। समझ पा रहे हो? यस। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हो जाते हैं, हिमालय हो गया, विद्यालय हो गया, जिसका खंड करोगे ना तो इनके खंडों का अर्थ निकलेगा। रूढ़ शब्द कहता था कि भैया हमारे खंड का कोई अर्थ नहीं है, ये सिग्नल ऐसे करके खड़ा है। कौन? रूढ़ शब्द कहता है हमारे पास कोई अर्थ नहीं है शब्दों का, खंडों का। और ये कहता है हमारे भैया जो खंड होंगे ना, वो तो पहले शब्द होंगे, और वो भी शब्द कौन सा होंगे? सार्थक होंगे, उसका अर्थ निकलेगा। अब चलते हैं बच्चों योगरूढ़ के पास। योगरूढ़ क्या होता है? योगरूढ़, अब देखो इसमें भी लिखा है योग और रूढ़ दोनों, यानी ये जो बना है योग और रूढ़ दोनों से बना है। तो योग का मतलब समझ जाना, ये यौगिक, यौगिक, और रूढ़ का मतलब एक परंपरा समझ जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, हम ये कह सकते हैं। या जो अपना अर्थ ना दे करके कोई विशेष अर्थ देता हो। चलो यही बताते हैं, जो अपना अर्थ त्याग कर एक विशेष अर्थ देता हो। जैसे मैं सिंपल सा ये बोलूं लंबोदर, यहां पर लंबोदर लिखा जाए तो ये कौन सा होगा? यौगिक होगा, रूढ़ होगा, योग रूढ़ होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अरे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, वो तो गणेश भगवान होते हैं जी। अरे लो क्या बात है सर, ये तो लंबोदर जी गणेश जी कहलाने लगे, कहलाते भी तो है। तो हम लंबोदर का मतलब ये समझ गया है कि ये लंबा है उधर, लेकिन उस अर्थ को भूल करके हम एक विशेष व्यक्ति को बता देते हैं, विशेष अर्थ ग्रहण करा देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है। देखो विशेष अर्थ मतलब गणेश जी। दशानन पूछ दिया, दशानन, तो दशानन मतलब 10 है आनन जिसके, यानी कि 10 भुजाओं वाला। कौन था भाई? 10 आनन, सॉरी भुजा नहीं, दशानन। क्या कहोगे? ये रावण को इंगित कर दिया। सही मैं बोला था ना? सही बोला था। दशानन किसको? रावण को बता दिया। ये कौन बताएगा? सॉरी ये कौन सा शब्द होगा? योग रूढ़। मैं बोल दूं चंद्रशेखर, जिसके शेखर पर चंद्र हो, जिसके माथे पर चंद्र हो, वो चंद्रशेखर। तो विशेष अर्थ किसका जाने लगा? शिव जी का। ये शिव जी का जाने लगा, ये रावण का जाने लगा। चतुरानन, चतुरानन 4 है आनंद जिसके, वो ब्रह्मा जी को जाने लगा। तो वो शब्द हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? योग रूढ़ शब्द।
मैं अगर शॉर्ट में ये आपको बता दूं तो जितने बहुब्रीहि समास होते हैं ना, सभी बहुब्रीहि समास योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर समास के थ्रू मैं पूछूं तो आप क्या कहोगे? ये सब वीआईपी लोग हैं। हमारे विचार में, हमारे नजर में वीआईपी लोगों को बहुब्रीहि समास कहते हैं। आप कहोगे सर कंफ्यूज कर दिए, वीआईपी लोग का मतलब? तो जा करके हमारा कभी भी समास का वीडियो देख लेना, समास का वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर सर्च करना समास ट्रिक, ऐसे ही तो हमारा वीडियो दिख जाएगा आपको, पहले दूसरे नंबर पे ही दिख जाएगा या कभी भी दिखे, उसे देख लेना। जीवन में कभी समास गलती नहीं करोगे। वीआईपी लोग होते हैं जो दुनिया में मस्त मौला होते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन सबका ध्यान रखते हैं ये लोग। यार ये मतलब नहीं था, वीआईपी से ही मतलब था। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये चीज समझ गए होंगे। अब बारी आई है कमाल करने की। तो कमाल करने से पहले मैं आपसे ये पूछ लेना चाहता हूं कि क्या ये चीज आपको समझ आ गया? कोई डाउट है तो प्लीज हमसे शेयर करो, हम तुरंत अभी आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। फटाफट से बच्चों बताइए। अगर आपको, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन चैट सेक्शन। आप हमसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। अरे हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियवर। नो डाउट, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। चलो तो अब बारी आई है तहलका मचाने की। एकदम अंत तक जरूर देख लेना और जो सवाल पूछू ना उसका जवाब जरूर दे देना, ठीक है ना? जो भी पूछू उसका जवाब जरूर दे देना। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं बच्चों, बस 1 सेकेंड। स्टार्ट करते हैं। अगला अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखना सब कोई, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया। एक हो गया तत्सम, एक तद्भव और एक देशज, और दूसरा हमारा हो गया विदेशज। है समझ पा रहे हो बच्चों? समझ पा रहे हो ना? व्युत्पत्ति, सॉरी उत्पत्ति के आधार पर पूछा जा रहा है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर, उस उत्पत्ति का बेस मान करके 5 भागों में बांटा गया। जनरली जो शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये चारों मुख्य होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक 5वां होता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ण संकर। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण संकर। समझ पा रहे हो ना सब? कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम एक एक करके इसको समझेंगे। हम लोग इसको एक एक करके क्या करेंगे बच्चों? समझेंगे। तत्सम सबसे पहला उठाते हैं, और मैं आपको बता दूं बच्चों, आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा 98% मैं ये कह सकता हूं, 98% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इन दोनों से होते हैं, तत्सम से और तद्भव से। 98%, 2% में ही यौगिक, योग रूढ़ और ये फलाना चिलाना सब रहेंगे। बाकी के 98% क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से होता है। तो प्लीज इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना, इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना। आज का सेशन आपका हमेशा के लिए एक मेमोरेबल हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए तत्सम की बात करते हैं। इसको तोड़ते हैं ना, तोड़ते हैं तो बनेगा तत् और सम। तत् और सम। तत् मतलब उसके, उसके, और सम का मतलब समान, उसके समान। ओए होए होए, किसके समान? और संस्कृत के समान, क्योंकि सबसे प्राचीन तो संस्कृत ही है ना। यस 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 सर, समझ गए समझ गए। यानी कि जो संस्कृत के समान होगा या संस्कृत ही होगा, ओहो जा, वही तो तत्सम होगा। समझ गए बच्चों? मैं क्या बताया? तत्सम नाम ही है इसका, तत्सम। किसके समान? तो उसके समान, और नहीं तो और। एक चीज ध्यान रखना, सम से संस्कृत याद रखना। संस्कृत में सम उपसर्ग होता है, सम उपसर्ग होता है। तो एक ट्रिक ध्यान रखना कि संस्कृत वाला तत्सम कहलाएगा, सम संस्कृत। तो किसके समान बच्चों? संस्कृत शब्द जो होगा, अगर संस्कृत है तो वो तत्सम ही है। फिक्स है, ट्रिक नंबर 1। संस्कृत है तो वो तत्सम ही है।
ध्यान रखना सारे कोई, सब कोई इस चीज को भूलिएगा मत। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला संस्कृत के उन मूल शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, जो हिंदी में आज प्रयुक्त किए जाते हैं। समझ गए? किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। फलाना चिलाना कौन समास? अच्छा 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 बाबू बोलो। ठीक है बच्चों, पहला चीज ये रहा। अब चलो ट्रिक की बात करते हैं। आपको अगर किसी वर्ड में सर आपका दिल ये कर रहा होगा, मैं पढ़ाया भी हूं, तत्सम तद्भव भी कई बार आपको दिया हूं, ट्रिक भी दिया हूं, शायद आपको पता भी हो, नहीं भी पता हो तो टेंशन मत लेना, यहां पर आपकी सारी चीजें क्लियर कर देने वाला हूं मैं। और क्लास 12th में जो बच्चों विशेष करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के बुक में है, बचाओगे तो छात्र और ज्ञान, ये तीनों दिख जाए तत्सम लगा देना, आंख बंद करके। छात्र और ज्ञान दिख जाए ना, तत्सम लगा देना, सोचना ही मत। समास का जैसे ट्रिक दिए थे ना, वैसे ही ये ट्रिक है। छात्र ज्ञान दिख जाए, लो, अरे वाह सर जी क्या बात कर दिया। शिक्षा पूछ दिया, शिक्षा कौन शब्द है? शिक्षा शब्द की प्रकृति क्या है? ऐसे पूछता है क्वेश्चन। शिक्षा शब्द की प्रकृति क्या है? फलाना शब्द की प्रकृति क्या है? चिलाना शब्द की प्रकृति क्या है? ऐसे ही पूछेगा। उसकी प्रकृति क्या मतलब है वो आपसे ऑप्शन भी देगा, तत्सम तद्भव देशज विदेशज रहेगा, लेकिन वहां पे आपका मुख्य फोकस तत्सम और तद्भव में ही रहना चाहिए, मुख्य फोकस। ठीक है ना? अब ये शिक्षा क्या है सर जी? इसमें तो छ लगा है, तो भैया छ जब लगा है तो काहे को सोचना, उतना तत्सम लगा दो, तत्सम लगा दो। शिक्षा, परीक्षा, परीक्षा को क्या कहोगे? परीक्षा। अरे है क्या बात है सर जी। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? यस, मजा आया? तत्सम हो जाएगा। दूसरा चीज मैं ये कहूं कि जब भी आपको ये ऐसे जैसे हम लोग लिखते हैं ना, क्री ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला र दिख जाए, या फिर क में ऐसे क्रम लिखना हो तो ये वाला दिख जाए, या ऊपर वाला ऐसे हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाए। तो कोई भी ऐसा वाला, ठीक है ना, ऐसे ऊपर वाला ये वाला री दिख जाए, ये वाला र दिख जाए, या ऊपर वाला री दिख जाए, री का अलग अलग स्वरूप आप देख रहे हो ना, ये भी दिख जाए ना, तीनों में से कोई, तो वो तत्सम ही होगा, तत्सम ही होगा बच्चों। जैसे पूछ दिया धर्म पे देखो ऊपर में रेप आ गया ना, तो धर्म ऊपर में रेप दिख गया, बस तत्सम लगा देंगे। कर्म के बारे में पूछ दिया, कर्म ऊपर वाला रेप मिल गया, है तत्सम लगा दो, सोचना ही नहीं है कुछ। क्रम में पूछ दिया, अरे वाह 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 क्या बात है सर जी, ये वाला दिख गया ना ऐसे वाला, तो वो तत्सम ही होगा। क्या होगा बच्चों? तत्सम होगा। अच्छा यहां पे बस 1 मिनट आपसे बात करेंगे या 10 सेकंड। क्या आप समझ पा रहे हो? यस और नो में जवाब दे दो। क्या समझ पा रहे हो? यस और नो में प्लीज बता देंगे। तत्सम होगा। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट आपसे बात करेंगे या 10 सेकंड। क्या आप समझ पा रहे हो? यस और नो में बता दो। क्या समझ पा रहे हो? यस और नो में बता देंगे। क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबका क्लियर है, ये दिखे। और तीसरा चीज मैं ये बता दूं, ऊपर में अगर केवल एक बिंदु दिख जाए ना, ऊपर में एक बिंदु। अच्छा मैं ट्रिक के बारे में जरा सा कुछ बता देना चाहता हूं बच्चों, कि कोई सी भी चीज का ट्रिक पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो आपको बैकग्राउंड दे दिया गया। फाइनली कोई भी ट्रिक 100% कहीं काम नहीं करता है, 0.1% या 1% वो एक्सेप्शन में जाता ही है। तो कभी कभी कई ऐसे शब्द होंगे, वो इन केस, ऐसा आपके साथ नहीं होगा, कभी कभी ऐसा शब्द वो होगा जो कि ना होता है वैसा, है ना, वो इसमें फॉलो नहीं करेगा, कभी कभी इन केस, लेकिन अक्सर जो ट्रिक है आपका काम का है।
ऊपर में एक बिंदु दिख जाए तो समझ जाना, जैसे कलंक, 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 ऊपर में एक बिंदु दिख गया ना, लो उसको लगा देना तत्सम, लगा देना तत्सम, ठीक है। चल, तो ये रहा इसका। अक्सर तल्लाबी सा मूर्धन्य सा भी रहता है, तो वो भी हमारा इसमें ट्रिक में चला जाता है 4 नंबर में। अक्सर तलाबी सा और मूर्धन्य सा, अक्सर, अक्सर में बताया, अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये शब्द जो होते हैं ना लगभग तत्सम के मतलब श्रेणी में ही होते हैं। चलो अब देखो, अब मैं ये आपको बताया कि ये संस्कृत है, तो संस्कृत में विसर्ग होता है, तो जब विसर्ग सीधा सीधा दिख जाए ना, विसर्ग ऐसा 2 बिंदु, तो वो भी हमारा होगा, वो भी होगा। जैसे मैं ये बोलूं होलिका, होलिका, तो होलिका कौन सा शब्द है? अब ऐसे देखने से लग रहा है वो तो संस्कृत है, विसर्ग दिख गया तो ये हमारा तत्सम कहलाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों तद्भव की। किसकी बात करने वाले हैं? तद्भव। तद्भव कहता है तद धन भाव, तद मतलब उससे, तद मतलब उससे, भाव मतलब होना, उससे होना, पैदा हुआ है, जन्म लिया है, संस्कृत से जन्म लिया है, संस्कृत से जन्म लिया है। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं, लेकिन हिंदी में आज प्रयुक्त मूल शब्द जो होगा वो तत्सम होगा, लेकिन बिगड़े हुए जो शब्द होंगे उसका जो अर्थ हम इस्तेमाल करेंगे, यूं समझो कि हिंदी का वो संस्कृत का जो हिंदी अर्थ आज हम लोग यूज करते हैं, जैसे होलिका था तो वो तत्सम था, लेकिन अगर उसी का हिंदी में कहते होली क्या है, होली, तो तत्सम नहीं तद्भव कह देना, है ना। रात्रि, रात्रि पूछ दिया आपसे, रात्रि क्या है? रात्रि कौन सा शब्द है? त्र दिख गया है, त्रि है ना, लो तत्सम लगा दो। लेकिन यही रात कह देता, रात, तो इसका हिंदी अर्थ दे दिया रात, तो रात हमारा तद्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। चीजें क्लियर हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से बच्चों ये उससे होना यानी उससे हो करके, तो इसका जबरदस्त वाला एक ट्रिक है। ऊपर में देखना चंद्र बिंदु, ऊपर में चंद्र बिंदु दिख जाए, केवल बिंदु दिखे तो तत्सम, केवल बिंदु दिखे तो तत्सम। एक सेकंड, हाँ चलो, केवल अगर बिंदु दिखे तो क्या कहेंगे बच्चों? तत्सम कहेंगे। और चंद्र बिंदु जब माथे पे दिख जाए ना ऊपर में, तो उसे क्या कहोगे? तद्भव कह देना। क्या कहोगे बच्चों? तद्भव। समझ पा रहे हो? यस और नो बताएंगे। बताओ, किसी को कोई डाउट है? अच्छा समझ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बता सकते हो ना इजीली। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है या नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है, इसको इजीली नोट कर सकते हो आप। बाल ही नहीं है, ऐसे करने का तो कोई फायदा ही नहीं बनता। बाल उड़ गए हैं मेरे। अच्छा जम निकल गया है, जम गया है बहुत ज्यादा। टेंशन मत लो तुम लोग। पहले चिढ़ाते थे सब, सर जी आपका बाल उड़ गया, आप तो मुंडन वाला हो गए हो, हैं? नो प्रॉब्लम सर जी, थैंक यू सो मच। बच्चों आप सब रेडी हो अब फाइट करने के लिए? इससे तत्सम तद्भव को कौन कौन झेल सकता है? ये सर नो बताओ। अब जो भी क्वेश्चन होगा आप बता सकते हो कि नहीं? बताओ तो, बता सकते हो ना? यस, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं फिर, तहलका मचाना सब, संभालना, क्वेश्चन फेंकते हैं, देखते हैं कितने बच्चे संभाल पाते हैं। जो बच्चे मेहनत करेंगे ना और जो समझेंगे उनको पक्का समझ में आएगा, है ना। चलिए सबसे पहला मैं आपसे पूछ रहा हूं चैत्र। पता है मैं क्लास 12th के बच्चों आपके ऊपर ज्यादा ये फोकस इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। क्या है? बोर्ड एग्जाम है, ध्यान रखना। चैत्र क्या होगा? ओए सर जी तत्सम लगाइए, सारे बच्चे लगा दिए तत्सम। अब हम क्या बताएं, क्योंकि त्रा दिख गया, मैं ट्रिक पे बात करूंगा, विशेष वो सब नहीं। चैत्र हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? तत्सम। लेकिन अगर चैत पूछ दिया, चैत, अगर चैत पूछ दिया तब क्या कहोगे भैया? अभी भी तत्सम है ये, अब क्या कहलाएगा बताओ ना? ये चैत अब क्या कहलाएगा सर? अब तो ये सर जी तद्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? तद्भव कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। ये तत्सम कहलाएगा और ये तद्भव कहलाएगा, ठीक है।
अगर मैं आपसे पूछता हूं प्रस्तर, लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल पूछ रहा हूं, प्रस्तर कौन सा शब्द है? प्रस्तर कौन सा शब्द है? प्रस्तर शब्द की प्रकृति बताओ, तत्सम की तद्भव, बस यही दो ऑप्शन है, तत्सम की तद्भव, इसी में से कोई दो में से एक होगा, बताइए। तद्भव बता रहे हैं सब, सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है। क्या क्या क्या? यस, प्रस्तर बच्चों तत्सम होगा, ये तत्सम होगा। इसको क्यों नहीं देख रहे हो? दूसरी बात की ये संस्कृत है, पहली बात की ये संस्कृत है, दूसरी बात की ये निकला हुआ है ऐसे वाला, तो सर जी ये तो तत्सम में था, तो फाइनली इसको तत्सम कहो। लेकिन बच्चों इसका हिंदी में अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। पुत्र वियोग चैप्टर पढ़ाया था आपको, पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था ना कि दूध बतासे नारियल, अब इनके चलते पत्थर को भी देव बनाया। कहीं नारियल दूध बतासे तो शीश झुकाकर, कहीं क्या, कहीं नारियल दूध बतासे चढ़ाकर अपना शीश झुकाया या शीश नवाया, जो भी था। तो वहां पर पत्थर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और मैं ये बता दूं कि आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि पत्थर शब्द की प्रकृति क्या है। तो आज के बाद कभी गलती मत करना, पत्थर शब्द जो है बच्चों वो तद्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तद्भव, क्योंकि इसका प्रस्तर वाला रूप संस्कृत वाला तत्सम है, लेकिन पत्थर जब पूछ देना तो तद्भव कह देना। क्या कहना? तद्भव। समझ गए स्टूडेंट? चलिए बहुत बढ़िया। अगला अगला मैं इधर आपसे ये पूछ रहा हूं, नीलह, नीलह उषा चैप्टर है आपका, एक उषा चैप्टर। नीलह कौन सा शब्द है? नीलह शब्द की प्रकृति क्या होगी बताइए सब कोई? तत्सम। देखते ही खटाक से मार दो। क्यों? क्योंकि सर या विसर्ग दिख क्या है तो ये संस्कृत है, पक्का ये तत्सम होगा। लेकिन जब आपसे पूछ दिया इसका नीला कौन सा होगा? नीला, नीला बताइए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, सारे बच्चे बताओ, सबके सब बताओ। मैं इधर चैट देख लेता हूं आप लोगों का। क्या लिखा है एक बच्चा? साइंस संग्रह सर जी बोलिए कुछ। क्या बोले? मैं तो कब से बोलता ही जा रहा हूं बच्चों, कब से तो बोलता ही जा रहा हूं ना। आप प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो आप लोग, पीडीएफ ओडीएफ का चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो, क्योंकि सारा पीडीएफ डाल दिया गया ना, ऑफिशियल ऐप पे दे दिया गया। जैसे जैसे जो हो रहा है आप खुद से भी तो बना सकते हो, ये सब मेहनत एकदम नहीं करना चाहते हो है? चलिए, तो ये नीला हमारा तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव। अब आपसे पूछ दिया पुत्र, पुत्र कौन सा शब्द है? यानी कि तत्सम होगा कि तद्भव? बताइए। पुत्र के बारे में पूछा है बच्चों, पुत्र क्या होगा स्टूडेंट? तत्सम की तद्भव? तत्सम। क्या बात है, जबरदस्त। ये त्रा दिख गया ना तो तत्सम लगा दिया। लेकिन अगर बेटा पूछ दिया तो बेटा, बेटा कौन सा समास है? बेटा यहां पर लिख देते हैं, बेटा कौन सा समास है? समास नहीं यार, सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा शब्द की प्रकृति होगा बेटा? बता दो बच्चों। ओ है, क्या बात सर जी, ये तो तद्भव हो जाएगा। और ये पुत्र हमारा क्या कहलाएगा? तत्सम। पुत्री, पुत्री भी तत्सम है। बिटिया, बिटिया तद्भव कहलाएगी। चलिए आगे की तरफ चले। चंद्र, चंद्र कौन सा है शब्द? तत्सम होगा कि तद्भव होगा? सारे बच्चे बताएं। यस, चंद्र जो होगा बच्चों ये हमारा तत्सम होगा। वैसे भी संस्कृत और साथ ही साथ ट्रिक में ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये तत्सम। और अगर ये पूछ दिया जाए चांद, तो चांद में क्या है? ऊपर में देख रहे हो ना आप, ये चंद्र बिंदु, तो ऊपर में दिख गया चंद्र बिंदु, तो तद्भव हो गया। क्या हो गया? तद्भव हो गया। कोई टेंशन? नो सर, कोई टेंशन नहीं है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है? नहीं ना? चलो अब मैं पूछूं, एक चैप्टर था ना, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फुले, कंवल कुसुम फुले, कंवल, तो ये भी समझ जाना अपना। और दूसरी चीज कि उसमें एक शब्द आता है भ्रमर का। भ्रमर कौन सा है? समास, सॉरी यार बार बार समास बोल देते हैं। ये कौन सा शब्द होगा? तत्सम होगा कि तद्भव? बच्चों एकदम लास्ट तक सेशन को देखो
और इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीच बीच में क्लास छोड़ो मत, है ना, क्लास बिल्कुल मत छोड़िए, आप लोग बिल्कुल क्लास मत छोड़िए बीच में। यस, वेरी गुड। ये जो भ्रमर होगा बच्चों, ये हमारा तत्सम शब्द है, लेकिन अगर इसका अर्थ होता है जो भंवरा, आपसे अगर भंवरा के बारे में पूछ दिया कि भंवरा क्या होगा, तब क्या कहोगे? भंवरा क्या होगा? यस, जल्दी से बताओ भंवरा क्या होगा। तो सर जी इसके ऊपर तो ये चंद्रमा दिख रहा है ना, चंद्रबिंदु दिख रहा है, और जिसके ऊपर चंद्रबिंदु दिख गया, आंख बंद करके तद्भव, क्या कर देंगे उसको? तद्भव। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, आपको मैं एक चैप्टर पढ़ाया था तुमुल कोलाहल कलह में, उसमें एक आया था चकवा पक्षी। तो उसके लिए अगर आपसे पूछेगा चक्रवाक शब्द क्या है, चक्रवाक, चकवे पक्षी वाला याद है ना, जो स्वाति नक्षत्र के पानी के बूंदों के लिए तरसती है, स्वाति नक्षत्र के जल की बूंदों के लिए तरसती है चकवा पक्षियां। तो चकवा को हम लोग पहले चक्रवाक कहते हैं, और फिर उसका हिंदी अर्थ जो हो जाता है वो चकवा कहलाता है। तो चक्रवाक, क्या होगा बच्चों? तत्सम। वेरी गुड, ये देख करके लगा दो ट्रिक अपना, तत्सम कहलाएगा। लेकिन अगर ये चकवा पूछ दिया, चकवा, तो वो कहलाएगा तद्भव। मेरा मतलब किसी के हृदय पर ठेस पहुंचाना नहीं है, ऐसा नहीं, मैं ये बस बोल रहा हूं, कोई वीडियो में स्टार्टिंग में ये डिस्क्लेमर में डाल देते हैं सब। चलो जी, मजा आ रहा है ना सबको? यस, ठीक है बच्चों, ठीक है, एकदम बढ़िया, झक्कास रहो। ये क्लियर? अब चलो, अगर आपसे पूछ दिया कृष्ण, कृष्ण क्या होगा? बता दीजिए, कृष्ण क्या होगा? तत्सम की तद्भव? सर जी ये तो तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम। ये जो दिख रहा है, लो लगा दो। अब कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, काला पूछ दिया तो वो तद्भव, कन्हैया तद्भव, ऐसे करके, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया हस्त, हस्त, हस्त मतलब हाथ होता है, तो हस्त, हस्त संस्कृत रूप में चला जाता है ना, तो ये हमारा तत्सम कहलाएगा। लेकिन अगर हाथ पूछ दिया, हाथ, हस्त मतलब हाथ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तद्भव। नृत्य के बारे में अगर पूछ दिया, नृत्य, नृत्य, नृत्य में देखिए ये री जो है दिख रहा है ना, ये हमारा कहलाएगा तत्सम। और अगर नाच पूछ दिया, नाच, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तद्भव। क्या कहलाएगा बच्चों? तद्भव। गौर कीजिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया क्रम, क्रम पूछ दिया तो क्या होगा? क्रम जब पूछ दिया, ये देख रहा है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तत्सम। क्या कहलाएगा? तत्सम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपसे पूछ दिया क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा शब्द होगा? तत्सम की तद्भव, क्षेत्र, तो देखो इसमें छ भी है और त्र भी है, तो ये हमारा हो जाएगा तत्सम। और अगर आपसे ये पूछ देता इसी का खेत, खेत क्या होगा? तो खेत हमारा तद्भव हो जाएगा। खेत क्या हो जाएगा बच्चों? तद्भव हो जाएगा। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? इसमें अगर आपसे पूछ दिया ग्राम, ग्राम क्या होगा? दिख रहा हो ना, ये ग्राम, ये वाला भी रेप भी है और संस्कृत वाला भी, तो ये ग्राम हमारा तत्सम कहलाएगा। और अगर आपसे पूछ दिया गांव, गांव, ये चंद्रमा भी आ गए, देख लीजिए आप, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। कोई टेंशन है बच्चों? नहीं ना? शिक्षा, अगर आपसे पूछ दिया शिक्षा क्या है? शिक्षा, शिक्षा में देखिए छ है ना, छ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तत्सम। अगर आपसे पूछ दिया भिक्षा, भिक्षा पूछ दिया तो क्या कहोगे? भिक्षा में भिक्षा है, बताइए भिक्षा क्या है? तत्सम है सर जी, तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। लेकिन अगर भीख पूछ देता, भीख, भिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? भीख कहते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा तद्भव। मैं आशा करता हूं बच्चों अब आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से आप समझ पाओगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई टेंशन मत लेना, ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। अगर आपसे पूछ दिया सर्प, सर्प क्या होगा? सर्प, ऊपर में देखो ये रेप भी है और संस्कृत सा, तो सर्प क्या हो जाएगा हमारा? तत्सम। बस पता है इसको
ट्रिकी समझने की कोशिश करना है, ज्यादा इसमें दिमाग खटाने की जरूरत नहीं है, हम लोग विद्वान नहीं है ना, बस प्रयास करना है इसको पकड़ने का, सीखने का। अगर आपसे सांप पूछ दिया, सांप ऊपर में देख रहे हो ना, चंद्र बिंदु मिल गया, तो भैया ये क्या कहलाएगा, देखते ही लगा दो, एकदम मोहर मार दो इस पे, ये क्या कहलाएगा, तद्भव। कैसे, ट्रिक बता दिए हैं। अब लास्टली आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, आप बताना समझ में आया कि नहीं, बता दो समझ में आया कि नहीं, बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं, यस और नो में बताएंगे। हो समझ गए बच्चों, यस, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी गुड। अब कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आशा करता हूं कि अब हम अगले पे चल सकते हैं। अगला जो होता है बच्चों, वर्ण संकर। क्या होता है, वर्ण संकर, जरा इस पे गौर कीजिए। वर्ण संकर, संकर का मतलब हो जाता है जटिल, हालांकि परीक्षा की दृष्टि से ये नहीं है, आपको ज्ञान के लिए मैं बता देता हूं, चूंकि चर्चा हो रहा है तो। वर्ण का संकर, वर्ण संकर, संकर का मतलब कॉम्प्लेक्स, जटिल, मिलाया हुआ, जुड़ा हुआ, यानी कि दो भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर कहलाते हैं। दो भाषा से जो मिलकर के बना हो, दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं वर्ण संकर। जैसे में आप देख सकते हैं आवारापन, आवारापन जो शब्द है ना, इसमें दो भाषा है, एक हिंदी भाषा है और एक फारसी भाषा है, तो हिंदी और फारसी मिलकर के बना है आवारापन, तो हमारा ये वर्ण संकर कहलाएगा। बेधड़क, बेधड़क जो शब्द बना है ना बच्चों, इसमें हिंदी है और फारसी भी है। नोक झोंक, इसमें हिंदी भी है और फारसी भी है। कमीनापन, कमीनापन, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आप फारसी भी बोलते हो, आप अरबी भी बोलते हो यार, अरबी भाषा का भी हम और आप इस्तेमाल करते हैं। फलदार, है ना, अरबी फारसी में देखिए गलत फहमी, जिसे हम लोग शॉर्ट में जीएफ कहते हैं। अब कई बच्चे गर्लफ्रेंड मत समझ जाना क्या बात है, जीएफ मतलब गलत फहमी, गलत फहमी, ये अरबी और फारसी दोनों भाषा है इसमें। गैर जिम्मेदार, इसमें अरबी भी है और फारसी भी है। गोताखोर, जो लगातार आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो गोताखोर है ना, ये हमारा देखो अरबी और साथ ही साथ फारसी भी है। जालसाज, ये शब्द देखिए, नुकसानदेह, ये शब्द क्या है बच्चों, इन सारे शब्दों को हम लोग कहते हैं वर्ण संकर। जी हां बच्चों, क्या कहते हैं, वर्ण संकर। कोई दिक्कत नहीं है ना, टेंशन नहीं लेने को। अगला जो हमारा हो जाता है लास्ट, जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि रूपांतर के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। देखिए रूपांतर, इसका नाम ही है रूपांतर, यानी कि रूप में अंतर आ जाएगा, रूप इसका बदल जाएगा। तो मैं ये बताऊं बच्चों, रूप अंतर के हिसाब से अगर मैं दो चीज आपको बताऊंगा, जो शब्द लिंग वचन पुरुष के हिसाब से बदल जाए, गौर लगाना, ध्यान रखना, दर्शन करो इस प्रश्न का। मैं क्या बताया, जो शब्द, क्योंकि आप शब्द पढ़ रहे हो ना, जो शब्द लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से, कारक के हिसाब से, पुरुष के हिसाब से, ये सब की वजह से बदल जाए, तो सर जी उसे हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। विकारी नहीं समझने को, विकारी, बदल जाए। और जो ना बदले सर, ओ हो, और लगा दो अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द मतलब जो लिंग, जो शब्द लिंग वचन, समझ पा रहे हो बच्चों, समझ पा रहे हो ना, यस, लिंग वचन पुरुष और कारक के हिसाब से जो बदल जाता है ना, उसको हम कहते हैं विकारी शब्द, और जो ना बदले वो अविकारी शब्द। और इसी को एक और नाम से हम जानते हैं अव्यय। अव्यय नहीं होगा इसका व्यय, बदलाव इसका नहीं होगा। वैसे तो व्यय का मतलब खर्च भी होता है, लेकिन यहां पर अविकारी शब्द का मीनिंग ये निकलता है कि लिंग वचन पुरुष कारक के हिसाब से ना बदले। मैं ये बोलो कि मैं पढ़ रहा हूं, और एक है कि मैं पढ़ रही हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं से मुझे पुरुष समझा गया, है ना, पुल्लिंग का बोध हुआ, और उसमें स्त्रीलिंग का बोध हुआ।
तो बच्चों संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, ये सब बदल जाता है। मैं अच्छा हूं या आप अच्छे हैं, और वो अगर किसी लड़की के बारे में मैं बोलूं कि वह अच्छा है, वह अच्छी है, कहते हैं वह अच्छी है, वह अच्छा है, तो ये सब बदल रहा है ना, लिंग के अनुसार, पुरुष के हिसाब से, कारक के हिसाब से, वचन के हिसाब से। तो देखो बच्चों, जो संज्ञा होता है, अगर आप संज्ञा सर्वनाम तो जरूर जानते हैं, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, है ना, विशेषण हो, क्रिया हो, ये जो होते हैं ये हमेशा से विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना? जो नहीं बदले अभिकारी शब्द, राइट, जो नहीं बदले वो अभिकारी शब्द, और जो बदल जाए बच्चों वो विकारी शब्द, ठीक है ना? अब चलिए, हाँ हाँ सबका समझ में आ रहा है। अब चलो, अविकारी में जैसे हमारा हो जाता है संबंधवाचक कंजक्शन हो गया, क्रिया विशेषण हो जाता है, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, संबंध वाचक कंजक्शन शायद जिसे कहते हैं हम लोग, इसे है ना, विस्मयादिबोधक वाला जो शब्द हो जाता है, विस्मयादिबोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। अब बता दो कोई दिक्कत है? तो इन शब्दों को हम कहते हैं, चलो क्लियर हो गया, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं था, बस जनरली आप लोगों का जो था वो हो गया बच्चों, टेंशन नहीं है ना? तो आज का सेशन कैसा रहा जरूर बताना सबको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों। बच्चों आप सबको मैं ये बता रहा हूं कि आज का सेशन कैसा रहा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज फाइनली आप सबको एक प्यारा सा कमेंट करना जरूर, ताकि आज के सेशन को हम लोग अच्छे से एंजॉय किए हैं या नहीं जरूर बताना। और आज का ये स्पेशल क्लास कैसा रहा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, कल सुबह 6 बजे जरूर आइएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC का शुरू से बेसिक क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? आप बिल्कुल निराश मत रहो, आपके लिए मैं PDF PPT सब कुछ क्रिएट। अच्छा एक और चीज बता देता हूं कि जो भी चैप्टर्स था साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन पर फ्री क्लासेस के अंदर जाइएगा, आपको सारा वीडियो शुरू से मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहां पे सिस्टमेटिक आपको PDF हैंड रिटेन नोट्स भी है, आप वहां से नोट्स अपना बना भी सकते हैं, ठीक है बच्चों? और आज के सेशन के लिए पसीने बहाते हैं हम लोग डेली आपके लिए, तो प्लीज आप प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अच्छा जो भी हो आप जरूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच। ऐसे कई सारे क्लासेस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपनी पाठ्य क्रम को, जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बाधित ना होने दे, पढ़ाई करें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। ये बात कब तक बोलेंगे? अब नहीं बोलेंगे। बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो बच्चों, खूब मन लगा करके पढ़ो। ध्यान रखना, अपने माता पिता के लिए तुमको जीना है और अच्छे बन करके रहना है। अब चरित्रवान बनना है, गुणवान बनना है, संस्कारी बनना है, अनुशासित बनना है। तुम आगे बढ़ोगे ना तो लाख वजह तुम्हारे सामने बाधा के रूप में खड़ी होंगी, कई लोग तुम्हारे पैर खींचेंगे, पर किसी का असर पड़ने मत देना। अपना रफ्तार जैसे अभी तेजी से रखना उसी प्रकार से रखना, चलते रहना, न ज्यादा तेज भागना है, नहीं रुकना है, बस एवरेज स्पीड से बच्चों चलते रहना है। नित्य प्रतिदिन अपना काम करते रहना, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन में तो नहीं मिलेगी पर एक दिन जरूर मिलेगी, यह ठान लेना। ठान लिए तो जीत, नहीं तो फिर हार। तो जीत क्यों ना ठाने, ठानेंगे जीत के लिए, ठानेंगे मंजिल को लिए। मंजिल तक पहुंचना है चाहे कुछ भी हो, मतलब हर तरह की परिस्थितियों को मात देकर चेहरे पे स्माइल रख करके आगे बढ़ो। कानों कान लोगों को पता न चले, घर में पुलाव रोटी, पुलाव दाल है वो भी खाइए। अगर स्थिति ऐसी आ जाए कि नमक रोटी भी खाना पड़े तो खुशी से खाना, बगल वाले को पता तक भी ना चले। खाओ नमक रोटी, ढकार मारो पुलाव का। मतलब आप अपनी स्थिति को लेकर के कभी डिमोटिवेट ना हो, और दूसरों से क्या बताना यार, वो तो आपका मजाक उड़ा देंगे। अक्सर लोग ऐसे पाए जाते हैं। इसलिए आप अपने हर जिसमें है, जितना चादर है उतना पैर पसारेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं पसारेंगे। जितना चादर है उतना ही पैर पसारेंगे। कभी मां पापा को मजबूर मत करना आंख से आंसू निकालने के लिए, कभी नहीं। वैसे भी वो तुम्हारे पीछे, तुम्हारे सामने नहीं, वैसे भी वो आंसू निकालते रहते हैं और तुम्हारे सामने हंसते हैं। बड़ी कष्ट से वो लोग आपकी जरूरत, हमारी जरूरत को पूरा करते हैं, और इन जरूरतों को समझना पड़ेगा। कब तक उनके आंखों में आंसू होंगे? कभी नहीं। सांत्वना आप हैं उनकी,
अनुशासित बन के रहिए, संस्कारी बनिए। मैं हर बार कहता हूं, कभी भी मां की कोख का लाज रखना और पिता के पगड़ी की शान रखना, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। कोई ऐसा कर्म मत करना, कोई ऐसा काम मत करना, कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना कि तुम्हारे मां के सर भी झुक जाए और पापा के भी सर झुक जाए। ऐसा कभी काम मत करना। वही काम करना जो फक्र से, शान से सीना चौड़ा करके चले, वाह मेरा बेटा मेरा बेटी ये किया वो किया। अच्छा वाला नाम कमाना है पर अच्छे कर्मों से कमाना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। और कल सुबह 6 बजे IUPAC नेमिंग का जबरदस्त तरीका, ट्रिक आपको स्टार्टिंग से बेसिक क्लास, वो चाहे क्लास 11th के बच्चे हो, क्लास 10th के बच्चे हो और क्लास 12th के भी बच्चे, सबके लिए बेसिक क्लास होगी। प्लीज क्लासेस का शेड्यूल लगा है, आप सबको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और आज के ही सेशन पे जितने बच्चे देख रहे हैं ना, प्लीज सारे कोई कमेंट करना। थैंक यू सो मच, आपका इंतजार रहेगा कमेंट का। और वीडियो को शेयर कर देना सब कोई प्लीज, और लाइक भी कर देना। ये वाला लाइक होता है, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना सब कोई।